टॉपिक इज attitudes influence and relation with thought and behavior. Thought, it means views, and behavior, इनके साथ कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे रिलेशन रखता है इसके साथ, उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। कैसे कैसे, तो एक तरफ एटीट्यूड है आपका, एक तरफ बिहेवियर है, रिलेशन है इसका, यहीं पर आपको समझ आएगा। एटीट्यूड एंड बिहेवियर, एटीट्यूड से बिहेवियर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक उसमें इन्फ्लुएंस होता है इससे, और उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। सो एज्यूम दैट पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड, वो अपने एटीट्यूड के हिसाब से कई बार बिहेव करते, लाइक आप अपने आप को खुद देखिए, सम टाइम यू बिहेव लाइक व्हाट इज योर एटीट्यूड, देन यू बिहेव लाइक अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड। आपको लगता है कई बार ऐसा होता है निगेटिव, अगर आपका थॉट आ रहा है तो निगेटिव ही बिहेव करेंगे उसके साथ, ऐसा नहीं कि हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल जो बहुत अच्छे से अपने आप को जानता है, मैनिपुलेट करना आता है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि अपने एटीट्यूड को रोक के बिहेवियर कुछ और, अब बाद में उसके रिवेंज लेने की सोचता है। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं उसके मुंह में आया और उसने उसको गाली दे रहा है, कुछ भी ऐसी बात होगी, टेक्निकल चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को जो अंदर उसके आ रहा है वही चीज़ बोल दे रहा है ना। तो वो चीज़ कई बार ऐसी चीज़ें बनती हैं यहाँ पर। सो कह सकते हैं कि वी tend to assume that people behave according to their attitude, and however is social जो सोशल साइकोलॉजिस्ट्स हैं हैव फाउंड दैट एटीट्यूड एंड एक्चुअल बिहेवियर आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट अलाइंड। ऐसा नहीं कि हमेशा अलाइंड हो, इसमें ये कभी कभार होता है, कभी कभी नहीं होता है। बट यहाँ पर आप एक पॉइंट जरूर लिख सकते हैं कि होगा कैसे, कैसे रिलेशन बनेगा। आपको यहाँ पर एक पॉइंट डालना जरूर है इस चीज को कि assume that people behave according to their attitude, ऐसे कर जैसे उसका एटीट्यूड होता है वैसे। बट फिर भी हाउएवर कह सकते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट have found that attitude and बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर जो है आपका बनावटी नहीं है, जो एक्चुअल बिहेवियर है आपका पहले से, एक्चुअल बिहेवियर आर नॉट ऑलवेज, ध्यान समझना है क्या पॉइंट क्या है, और नॉट ऑलवेज अलाइंड, वो परफेक्टली अलाइंड नहीं हो सकता, वो कभी कभार काम आता है। बाकी बिहेवियर आपका जो है, सोचते कुछ और हो, आपका सोचना चीज अलग है, लेकिन आपका बिहेवियर है, जैसे कई बार होता है आप सोचते हो कि यार मैं ये काम कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन आपका बिहेवियर है जो बदल ही नहीं रहा। आप रोज जैसे सपोज करो, एक सीधी सिंपल सी बात है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, और यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ आप डेली प्लान बनाते हैं कि मैं कल इतने बजे से उठूंगा और इतने टाइम पर मैं जग कर इतने समय से मैं स्टडी करूंगा, इतने टाइम तक करूंगा। इस सारा एक प्रोसेस लंबा सा चल रहा है आपका। इस प्रोसेस में आप डेली प्लान बनाते हो, बट आपका क्या है, बिहेवियर है, आपकी आदत है, हैबिट है कि आपको उतने बजे नहीं जग पाना है। आप कोशिश बहुत करते हो बट हो नहीं पा रहा आपसे। तो जब ये चीजें हो रही ना, तो आपकी बॉडी का बिहेवियर जो है, आपका खुद का बिहेवियर है, इतना चेंज हो चुका है कि आप नहीं सोच पा रहे। जैसे किसी किसी का है कि चुगली करना, ये पेट में बात ना पचना, है ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाता बात को। अब उसको कोई चीज बात आई गई, वो उस चीज को पचा नहीं पा रहा, वो जब तक किसी से नहीं बोल देगा, उसका बिहेवियर है उस चीज को, वो चाहता नहीं बताना, वो चाहता कि मैं सीक्रेट रखूं, बट सीक्रेट नहीं रख पा रहा है, इस वजह से वो किसी से बोल दे रहा है। तो ये रेयर होता है, कभी केसेस में ऐसा हो गया कि वो उस चीज को अलाइन कर पाए, बट परफेक्टली अलाइन नहीं हो सकता। सम टाइम्स इट कुड बी अलाइन, बट नॉट ऑलवेज। सो दैट्स वाई वी कैन से दिस इज द डिफरेंस कि एटीट्यूड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर बट नॉट ऑलवेज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, ठीक है।
हमेशा नहीं बिहेवियर को वो कर सकता। रिलेशन है दोनों का, बट इतना भी परफेक्ट नहीं है कि जैसा हम अंदर सोचे वही बाहर आ जाए। उसमें लड़ाइयाँ हो जाएंगी, उसमें चीजें, आप किसी को गाली सोच रहे हो, गाली दे नहीं पा रहे हो, है ना, तो चीजें होती हैं। आपको बिहेवियर मेंटेन करना पड़ता है। कई बार अच्छा नहीं हो पाता बिहेवियर, कई बार अच्छे से बुरा नहीं हो पाता बिहेवियर, कई बार आप शो नहीं करना चाहते, कई बार शो करना चाहते बस हो नहीं पा रहा। तो ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो ऐसी चीजें आती हैं, है ना। तो इस चीज को जब ये ऐसे पाया कि ऐसी चीजें होती हैं, आप इस चीज को लिख सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इसके कई सारे केसेस हैं। ये किस किस टाइप के केसेस आपके एटीट्यूड बिहेवियर में आ सकते हैं, उन चीजों को हम यहाँ वन बाय वन करके हम इन चीजों को देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी पे चलते हैं, केस नंबर 1 देख लेते हैं। केस नंबर 1, एटीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बिहेवियर। मतलब एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर के इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक इलेक्शन का है, ठीक है। इलेक्शन आप देखते हैं ना, अभी महाराष्ट्र में चल रहा है इलेक्शन। इलेक्शन हमारे देश में ऑल टाइम चलते रहते हैं। ये साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, और 12 मंथ हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में चलता रहता है। ये कभी खत्म नहीं होता। कई बार तो एक साथ कई स्टेट में करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका क्या है, पार्टी वाले आपके पास आए, ये आप हो, समझना ध्यान से, ये आप हो, ये किसी पार्टी के लोग हैं। ये ग्रुप आया आपके घर, आपसे मिला, एंड ये सेट कि भाई साहब वोट हमको देना है, इलेक्शन में हमारे भाई साहब खड़े हैं, इन्हें को जिताना है, आपको ऐसे वोट देना है। आपने क्या किया, आपने इस पर्सन को बोल दिया हाँ बस भाई साहब आपको ही देंगे वोट और किसी को नहीं देने वाले हैं। उसका बिहेवियर है लोगों को खुश रखने का, लेकिन वो मन से इस पार्टी को बिल्कुल लाइक नहीं करता है, डजंट लाइक, ये किसी और को देना चाहता है। बट उस टाइम पर इसने सारे वादे उसके साथ कर लिए, नहीं आपको ही करेंगे हम सब, आई लाइक यू वेरी मच, दिस 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 दिस, सारी फैमिली पूरा करेगी, जो भी था सारा कुछ वो कर दिया। बट ही डजंट लाइक दिस पार्टी, सो इसने ही वोटेड अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को दे दिया वोट। अब ये क्या है, इसका व्यूज कुछ और था, बिहेवियर कुछ और था। सो नहीं किया इसने कि हम इसको वोट देना चाहते हैं। इसी तरीके से सपोज यही चीजें हैं ना, आप सपोर्ट किसी और का कर रहे हो बट आप किसी चीज का और वो हो रहे हो। प्रॉब्लम यही चीजें आती हैं। ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके लिए इसका निगेटिव था थॉट, इसलिए वोट नहीं डाला, इसके लिए पॉजिटिव था, बट बिहेवियर इसका इसके लिए पॉजिटिव था, और इस लेकिन दिखाया नहीं इसने कि मेरा निगेटिव व्यूज है, थॉट। इसलिए एटीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बिहेवियर। ये एक इसकी सिचुएशन हो सकती है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कंट्रीज से। सबसे अच्छा है कि यूएस चाइना, भारत चाइना देख लो, चाहे यूएस चाइना देख लो, यूएस चाइना, इंडिया चाइना, ऐसे हमारे रिलेशन है इनके साथ, ठीक है। बिहेव हम बहुत अच्छे से करते हैं, जब मीटिंग होती है तो बहुत अच्छे से, लेकिन क्या हमारे दोनों के विचार मिलते हैं क्या, इसका इससे नहीं मिल रहा, इसका इससे नहीं मिल रहा। कभी बात आएगी लड़ने के लिए हम रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ बातों से लग रहा है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। एक वर्ल्ड में ग्लोबल में हमें एक रिलेशन बना के रखना चाहिए। सो हम रिलेशन बनाए हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि हम उसके रिलेशन में इतने डूबे हुए हैं कि हमारे थॉट और बिहेवियर दोनों सेम हो जाए। अंदर से कुछ और सोच रहे होते हैं, बस मौके की तलाश में होते हैं। वी आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी। तो वो इस चीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक तो एटीट्यूड से बिहेवियर की बात हो रही है, एटीट्यूड नॉट इक्वल टू बिहेवियर। अब दूसरा केस ऐसा भी मिल सकता है, फर्स्ट केस है। नंबर 2 केस, नंबर 2, बिहेवियर
इज नॉट इक्वल टू एटीट्यूड। ये कैसे सिचुएशन में आता है? इसमें ये है, आप CAB वाला मॉडल ले लो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। इसको ले लो आप, ये आपके बिहेवियर को बता रहा है, आपका बिहेवियर कैसा है। यहां पर आप इस मॉडल को ध्यान से सोचिए, आपने ऑब्जेक्ट को देखा और आपका बिहेवियर तब चेंज हो रहा है। और इसकी वजह से आपका एटीट्यूड आपका क्या आ रहा है? एटीट्यूड तब बन रहा है ना, आपको एप्पल के लिए बिहेवियर अलग था, इसलिए आईफोन आपने लिया और आपका एटीट्यूड अपना चेंज करना चाहते हो। तो कई बार हम इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर से एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, इस बिहेवियर से एटीट्यूड को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। बिहेवियर, हमें मालूम है कि अल्टो कार जो है या ये कार जो है वो इतना अच्छी नहीं है चलने में, लोग क्या कहेंगे, किस गाड़ी में घूम रहा है यार, सड़ी सी गाड़ी में चल रहा है, सड़ी सी गाड़ी में घूम रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन आपका बिहेवियर कहता है कि नहीं यार, अपने को चीप ही ठीक है, अपन तो यही चला पाएंगे, बेस्ट, दिस इज द बेस्ट फॉर मी बिकॉज इट इज वेरी गुड फॉर मी एंड माइलेज इज गुड एंड मनी इज गुड, उसके लिए एक्सपेंड करना ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंडिचर उसमें कम है, सारी चीज़ें कम है एंड प्लेस कम है, चीज़ें कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपका एटीट्यूड उसमें नहीं हो पा रहा, ठीक बैठ नहीं पा रहा। जिस हिसाब से आपकी अर्निंग है, जिस हिसाब से आप कमाते हैं, जिस हिसाब से करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये गरीबी ही रहता है क्या। वो आपके एटीट्यूड कहीं ना कहीं इफेक्ट, दूसरे के लिए एटीट्यूड आपका खराब हो सकता है, या आपको भी लगेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि इस चीज़ को लिए कि आपके बिहेवियर से आपका एटीट्यूड नहीं शो होता, मैच नहीं करता है, जिस आपका एटीट्यूड है वो मैच नहीं कर रहा आपके बिहेवियर से। एटीट्यूड आपका बहुत हाई है बट आपका बिहेवियर बिल्कुल सिंपल है, ये कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वैसे वाला लिविंग आपका सिंपल है। आप साइकिल में स्कूटर पे चल रहे हैं बट आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका एक पोस्ट है, उसके हिसाब से आपको तो BMW में चलना चाहिए। दिस आर द डिफरेंट थिंग्स। तो इससे बिहेवियर एटीट्यूड इज नॉट इक्वल टू, is not equal to attitude. Behavior is not equal to attitude. Number third case, number third, attitude is equal to behavior. ध्यान समझना, is equal to, sorry, is equal to behavior. Attitude is equal to behavior, it means कि जो आपका attitude है वही behavior है। आपका एटीट्यूड स्ट्रांग है और आप बिहेव भी ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे सबको, लोगों को आपकी वजह से, आप मतलब वो पर्सन, दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज अवेयर फ्रॉम हिज एटीट्यूड। हम जैसे, मैं अपने अगर एटीट्यूड को पहचानता हूं, इसका मतलब मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर सेम है। ये भी हो सकता है, एक कंडीशन है ये, ऐसा नहीं कि सभी जगह अप्लाई होगा। कई बार जो मैं सोच रहा हूँ, विचार है, वही मैं अपने बिहेवियर में लेके आता हूँ, अपनी बातों में लेके आता हूँ, वो भी ठीक है, वो भी सेम है। और इस चीज को भी हम यहां पर देख सकते हैं, इस चीज को भी यहां पर हम समझ सकते हैं। तो एटीट्यूड इज इक्वल टू बिहेवियर, तो ये एटीट्यूड और बिहेवियर एक जैसा यहां पर हो सकता है। एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग सो इट इज ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेसेस इन द एटीट्यूड सिस्टम, यानी आपके दोनों में जो कंसिस्टेंसी है, लगभग साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड देयर वुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड, जब ये इक्वल होता है तो कैसे कैसे कंसिस्टेंसी मिलती है आपको, कैसे साइकोलॉजिस्ट हमारे कैसे ढूंढा है इसको, कंसिस्टेंसी को, इस चीज को, कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कैसे इसमें आएगा, इक्वल टू बिहेवियर में कैसे चीजें आएंगी। नंबर वन, पहले कंडीशन ये हो सकती है कि एटीट्यूड स्ट्रांग हो आपका। एटीट्यूड अगर स्ट्रांग है, एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, एटीट्यूड अगर स्ट्रांग है, एटीट्यूड इज स्ट्रांग and it occupies a central place in the attitude system.
एटीट्यूड सिस्टम। नंबर 2 कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन ये होगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 2, द पर्सन is strong and it occupies a central place, सॉरी ये तो हमने ऑलरेडी, मैंने इसके बारे में लिख दिया है। सेकंड पॉइंट, द पर्सन is aware of her or his attitude। आपको अगर ये मालूम है तो आपका बिहेवियर अलग हो जाएगा। नंबर 3, there is very little or no external pressure on the person to behave in a particular way। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई तरह का दबाव नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहां पर आपका एटीट्यूड और बिहेवियर लगभग सेम रहेगा। लेकिन आपका अगर किसी चीज का प्रेशर हो पीछे से कि नहीं यार ये आपको काम करना है, आपको लगता है मेरी नौकरी चली जाएगी, तो आपके चेहरे से झलकता है कि आप सोच कुछ और है, बोल कुछ और है। तभी कहते हैं ना, फिल्मों में अक्सर होता है कि आपकी जबान, आपका चेहरा आपकी जबान का साथ नहीं दे रहा है, या आपके एक्सप्रेशन आपकी जबान का साथ नहीं दे रहे। रीजन ये है कि बिकॉज वो दोनों चीजें डिफरेंट है, वो प्रेशर में है, वो करना नहीं चाहता, बट उसको इतना प्रेशर है कि उसे करना है उस चीज को, तो उस चीज को लेकर ना कई बार ऐसी चीजें आती हैं। तो ये प्रेशर सिस्टम है यहाँ पर। इसके बाद पर्सन्स बिहेवियर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय आर इवेल्युएटेड बाय अदर्स, या तो कोई इसे इवेल्युएट ना करे किसी के द्वारा कि पर्सन क्या कैसा बिहेवियर है कैसा नहीं है, उसको वॉच नहीं किया जा रहा, तो लगता है कि यार नहीं सेम है, आदमी इतना ध्यान दे नहीं रहा उसको, है ना, नॉट इवेल्युएटेड। बल्कि यहाँ पर हो सकता है चेंज हो, बट इवेल्युएटेड नहीं होगा। इसी तरीके से वो क्या सोचता है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उसके बिहेवियर में पॉजिटिवनेस आ जाता है ज़्यादातर। अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर उसका, तो उसका कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो पॉजिटिव उसका बिहेवियर भी आपको दिखता रहेगा कभी ना कभी। ये चीज़ है। हाईली इंटीग्रिटी है, आप इंटीग्रिटी पर्सन है, उसके पास बहुत, पर्सन विद हाई इंटीग्रिटी वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन जो होता है एटीट्यूड बिहेवियर में हो जाता है। इंटीग्रिटी इतनी ही ऑनेस्ट बहुत है, वो चाह के भी नहीं झूठ बोल पा रहा, चाह के भी डिसऑनेस्ट नहीं हो पा रहा, किसी के साथ गलत नहीं कर पा रहा, तो ये हमारा एक लास्ट पोजीशन है। ठीक है, एक ये हमारी सिचुएशन। केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 इज बिहेवियर इज इक्वल टू एटीट्यूड। People dislike cognitive dissonance. Dissonance. People dislike cognitive dissonance. Cognitive dissonance is a phenomena in which a person experiences psychological distress due to the conflicting thought or belief। जब ये conflicting thought और belief आता है यहाँ पर, कई बार ये ऐसा चीज़ें होती हैं, तो आप क्या करते हो, कॉग्निटिव पे जाते हो आप। उसमें जब आपके पास, सपोज करो कि आपको बाइक लेनी है, आपको बाइक पसंद है हायाबुसा, बाइक पसंद है आपको CBZ, दुकाती, लेकिन आपके पास बजट चीज़ें, आप माइलेज भी देखना चाहते हो, उसमें फ़ायदा देखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो रही चीज़ें, क्या ले तो अच्छी ले लें, लेकिन यार माइलेज इतना देगी, इसको ले लेते हैं। तो वो कई बार ऐसा, तो प्रेफरेंस आपकी एटीट्यूड के हिसाब से बदल जाता है, उसी हिसाब से आपका बिहेवियर अलाइन कर जाता है एटीट्यूड के साथ। तो बिहेवियर अलाइन कर जाएगा जब, तो वो बिहेवियर इज इक्वल टू एटीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि बिहेवियर है आपका कि आप हर चीज को सस्ती और अच्छी देखना चाहते हो, लेकिन एटीट्यूड आपका कह रहा था कि नहीं यार ये ले लेते हैं, लेकिन आपका फिर दोनों को अलाइन कराते हो और फिर बिहेवियर के हिसाब से चले जाते हो, है ना। जैसे आप कभी किसी शोरूम पे गए, आपका बिहेवियर है कि पहले आप क्या करते हो, आपको चीज़ें अच्छी लगती है, आपका एटीट्यूड है कि मैं ब्रांडेड चीज़ें लूँ, अच्छी लूँ, तो आपने वहाँ देखा महंगी चीज़ें देखी, आपका बिहेवियर है कि मैं जैसे टैग देखता हूँ मेरा मूड चेंज हो जाता है यार, मेरा विचार बदल जाते हैं कि नहीं यार इतना महंगा क्या ही करना है,
घर में ही तो रहना है, इतनी महंगी चीज़ें क्यों पहनना। तो वो चीज़ें हैं जब यहाँ कन्फ्लिक्ट आके फिर आपका एक्सपीरियंसेस यहाँ काम आते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम इसको बिहेवियर को अपने एटीट्यूड के साथ मैच करा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारी। जब मैंने और बाकी मैंने बताया है कि कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हैं अपनी एटीट्यूड को, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं हमारी, तो उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, और अब चलते हैं हम एप्टीट्यूड पर। जानते हो एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड अब यहाँ से होता है आपका अच्छा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। So what is aptitude and what are the nature and characteristics of the aptitude? Why is it important for the civil servant? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे है, और इसका क्या रोल है इस चीज़ का, एप्टीट्यूड का। हम इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। एप्टीट्यूड मीन्स, अब तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है बेसिकली, उस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। एप्टीट्यूड कुछ ऐसा नहीं, एप्टीट्यूड एक बेसिकली आपको नॉलेज है। नॉलेज एक कैसी भी नॉलेज हो सकता है, स्किल हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, एलिजिबिलिटी हो सकती है, एलिजिबल यानी एबिलिटी कह सकते हैं, नॉट एलिजिबिलिटी, एबिलिटी। ये सारे एप्टीट्यूड के सिनोनिम्स हैं, ये कह सकते। ये हमारे कई बार ऐसा होता है बाय बर्थ आता है, कुछ चीज़ें होती हैं हम एजुकेशन फील्ड में, या नॉर्मली अभी मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद और डिटेल में बताऊंगा। एजुकेशन में से आती है, सोसाइटी सिखाती है आपको, ड्यूटी सिखाती है, स्किल ट्रेनिंग, जैसे आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस, उसकी ट्रेनिंग होती है। ये सारी चीज़ें एबिलिटी के हैं, यानी ये कह सकते हैं एक इनेट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी है। एक्वायर द एडुकेट ट्रेनिंग विद सम नॉलेज, आप नॉलेज के साथ ट्रेनिंग के साथ गेन कर सकते हैं। यह बाय बर्थ हो सकता है, या यूनिक कॉम्बिनेशन आपके एबिलिटी का है जो एक पर्सन में होना चाहिए, और ये सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। चांस ऑफ सक्सेस बढ़ा दे, जब आपके पास एबिलिटी बढ़ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं, एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, तो आपके सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। जब आपका सक्सेस जो रेट है वो आपका अच्छा होने लगता है, क्योंकि आपके पास उस चीज़ की ट्रेनिंग मिल गई, उस चीज़ की आपको, जैसे आप नो डाउट आप इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छा था, आपको कोचिंग मिलने लगी यूपीएससी की, आपका जो सक्सेस रेट कहीं ना कहीं कम था, वो सक्सेस रेट अब आपका बढ़ जाएगा और आपका ठीक हो जाएगा चीज़ें। ये चीज़ें हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन द प्रेजेंट कंडीशन आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक क्या है फ्यूचर में, यानी पोटेंशियल हमारा यहाँ से दिख जाता है कि लड़का कितना इंटेलिजेंट है, क्या है, इसे कौन सी ट्रेनिंग चाहिए जिससे इसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। आपके पेरेंट्स ने आपको, जब अपने पेरेंट्स से आपने बताया होगा कि पापा आई वांट टू डू प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, तो पापा सेड दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेक यू, या पापा ने आपका देखा होगा ड्यूरिंग योर स्टडी कि ही इज एलिजिबल टू do preparation for UPSC, he has ability or not. So he checked your ability and then he said please go and take the classes from that institute. Why? Because of your father knows about you, your ability, कि my son is very intelligent, a knowledgeable person, and he can clear UPSC exam, so that's why he is sent to you. अदरवाइज अगर आपके पेरेंट्स को लगता है कि यू आर नॉट एबल, सम टाइम क्या होता है, सम टाइम आप देखो घर पे आप बैठे हो, एक कोई रिश्तेदार का आया, उन्होंने आपसे कुछ बातें की, उन्होंने बात करते करते आपसे बोला नहीं इस लड़के को आईएएस की प्रिपरेशन कराओ भाई, ये बन सकता है, ये आईएएस जरूर बनेगा, बिकॉज ही चेक्ड योर एबिलिटी, उसने आपकी एबिलिटी चेक कर ली है, एंड ही नो ही इज अंडरस्टैंडिंग कि यू कैन डू बेटर, यू कैन क्वालिफाई। सो योर फादर, और आपके फादर को फिर उस चीज़ को आ जाता है कि यार इसने अगर कह दिया है तो जाहिर सी बात है कि मैं उस चीज़ को भी समझ सकता हूँ कि अगर इसको लग रहा है एंड ही इज ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट या इंटेलिजेंट पर्सन, ही कैन जज
तो वो उस चीज़ को अज्यूम करता है, उस चीज़ को फिर बताता है कि अच्छा ठीक है इस चीज़ को कर लेते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आपके एटीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड, यानी कह सकते हैं एप्टीट्यूड, अब बेसिकली यहाँ से आपको थ्योरी है थोड़ा सा। एप्टीट्यूड deals with the ability to perform work, perform work and capability, okay, and compassion required for it। इसके लिए कंपैशन बहुत जरूरी है। तो एप्टीट्यूड डील करता है एबिलिटी के साथ। अच्छा, एबिलिटी से आ जाएगा तो आपकी एक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी कैपेबल हो जाओगे आप उस काम के लिए एक कंपैशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको लगता है आप अगर एबल हैं आप यूपीएससी के लिए, तो आपको उस काम में ना मज़ा भी आएगा, आपको लग रहा है इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दूसरे के जैसे। आप कम में और अच्छी स्टडी कर सकते हैं और एक बार में निकाल सकते हैं। सो दैट एग्जाम्पल मैं वही चीज़ के आपके एग्जाम्पल देने का कि सर्विस में अगर आपको हार्ड वर्कर हो, आप स्मार्ट वर्कर हो, आपको डिज़ायर है आईएएस बनने का इस चीज़ के, तो आपकी एबिलिटी आपको लग रही है कि मेरी एबिलिटी है, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं इस चीज़ में काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, स्मार्ट वर्कर भी हूँ, तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम और डिज़ायर आपकी इच्छा भी है। इसके साथ साथ ये एबिलिटी आती क्यों है, स्किल हम क्यों करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए हमारी डिज़ायर भी होती है कि मुझे ये सीख लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे अच्छा लगता है काम करना। सो आपकी डिज़ायर है तो वो और बेटर हो जाएगा, एबिलिटी को और बढ़ा देता है, आपके सक्सेस रेट को और बढ़ा देता है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एटीट्यूड बेसिकली, एप्टीट्यूड की अगर बात करूं, एप्टीट्यूड इज इक्वल टू एबिलिटी प्लस सक्सेस, that is aptitude, that is aptitude. This is a combination of ability and success, that is aptitude. एबिलिटी है तो सक्सेस रेट बढ़ेगा, सक्सेस रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब आपके एप्टीट्यूड है उसमें, आप अच्छा चीज जानते हो, अच्छी चीजें हैं आपके पास, आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे एक मैसेज जरूर मैसेज लिख दिया करो, चैट में डाल दिया करो कि हाँ चीज़ ये चीज़ समझ आ रही है सर, अब मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है। अगर डाउट रहेगा तो फिर मज़ा उतना कम आता है कि मैं पता लगे मैं सिर्फ पढ़ाए जा रहा हूँ पढ़ाए जा रहा हूँ, आपके डाउट ही नहीं क्लियर हो रहे हैं, है ना? तो आपके डाउट भी अपने क्लियर करते जाना है। फिर लगेगा कि सर चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ा रहे, कुछ ऐसा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर इसका कैसे होता है, नेचर एंड characteristics of aptitude। नेचर इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस चीज को जानेंगे। सो इसका अगर इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखें तो एप्टीट्यूड embraces एनी कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी इंटेलिजेंसी, लर्निंग, अचीवमेंट, पर्सनल स्किल, इसके काम करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, उन चीज़ों को हम इसमें रख सकते हैं। यानी अगर हम इसके नेचर की बात करें कि नेचर क्या है, इसका करेक्टर क्या है, सो ये कह सकते हैं एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और जिसमें हम एक चीज़ रख सकते हैं कि जो एक नेचर इसका कैसा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसका, ये समझ लो आप। ब्रॉड कॉन्सेप्ट कैसा, यानी एप्टीट्यूड में कोई भी ऐसा इम्ब्रासेस, इम्बैरस वाला नहीं है, इम्ब्रासेस अलग चीज है। इम्ब्रासेस एनी कॉन्सेप्ट, एनी कॉन्सेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें, करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स विच कंट्रीब्यूट द इंटेलिजेंसी, तभी आप सीख पाएंगे कुछ, इंटेलिजेंस। समझ आ रहा? ओके गुड।
इंटेलिजेंस, लर्निंग, देखो एक चीज है, बुक के लिए मत इतना करना कि नहीं जो बुक में हो वही हमें रट्टा मारना चाहिए। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी पर्सनल लाइफ और जो आप अराउंड अपने लाइफ देख रहे हो लोगों की, उसी से पूरी ये होती है। बस इसको थ्योरी में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। यू हैव टू चेंज वट एवर सीइंग वॉचिंग अराउंड यू। तो वो जो चीज़ें हैं आपके अपने आसपास देख रहे हो, उस चीज़ों को आपको थ्योरी में कन्वर्ट करना है और सोचना है कि इफ I am bureaucrat, so what will I do and how I can solve? So उस चीज को, सिचुएशन को सॉल्व करने का ट्राई करना है, दैट इज। तो लर्निंग है, अचीवमेंट्स हैं, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, स्किल्स, इंटरेस्ट एंड सो ऑन। अच्छा, कई बार इंटरेस्ट से आपकी, इंटरेस्ट भी एबिलिटी का काम है भाई। अब यहां पर आएगा सर इंटरेस्ट से एबिलिटी का क्या लेना देना है। एबिलिटी का मेरे दोस्त इससे सबसे बड़ा लेना देना है। अगर आपकी एबिलिटी नहीं हो, इंटरेस्ट होगा ना, और जो आपकी एबिलिटी छिपी हुई थी वो एबिलिटी बाहर आ जाएगी। इंटरेस्ट लेने लगोगे तो आपकी एबिलिटी आपको पता चलेगा, अच्छा मैं ये भी कर सकता था। जस्ट सपोज कि आपको मान लो कि हिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही, यू डोंट लाइक हिस्ट्री, बट नाउ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन हिस्ट्री। आफ्टर सम टाइम यू विल सी हिस्ट्री इज योर फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज you are taking interest. Suppose you like someone, girl or boy, you like someone, yeah, you are taking interest on someone, किसी पर इंटरेस्ट ले रहे हो, you don't know, and you don't know how to, you are not you don't know your about your ability to impress her or him। आपको नहीं मालूम कि उसको कैसे इंप्रेस करना है, कैसे क्या करना है, बट आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो you will do extraordinary things. You will do like you never did. You will do that things to impress her, to impress him. Why? Because now you are getting, you are knowing your ability. कि yeah, I have ability, I can show him, I can show her, and she can impress. वो impress हो सकती है, she could be impressed. Why? Because I am showing my ability, I have able। कई बार होता है ना फिल्मों में, आपने देखो कि वो उस लड़की के चक्कर में एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, उस लड़की के चक्कर में बहुत सारी चीजें कर जा रहा है, उस लड़की के चक्कर में वो क्रिकेटर या फिर कुछ भी ऐसा जो भी चीज उसको एक टफ लगती थी उसको कर रहा है, उसको पाने के लिए कर पा रहा है। वाई? वो इंटरेस्ट आ गया, अब उसको किसी भी चीज में हासिल करना है, एनी हाउ उसे वो चाहता है, उसकी डिजायर है, एनी हाउ आई मस्ट अचीव दिस, मुझे इसको अचीव करना है, जरूरी है मेरे लिए, आई हैव टू डू इट। व्हाई? बिकॉज इज योर इंटरेस्ट, नाउ योर इंटरेस्ट इज हायर, आपका हायर है किसी के लिए, तो आपने उसको कैप्चर करना चाहते, अपने साथ लाना चाहते, तो वो क्या है, आपका इंटरेस्ट से आपकी एबिलिटी पता चलता, तब लगता है यार तुम तो इतने ठरकी निकले यार, ऐसा तो लगता नहीं था कि आप ऐसे थे, आप ऐसे भी हो सकते थे, मुझे नहीं लगता था कि आप तो बड़े सीधे। कभी कभी होता है ना, अचानक से आपके गांव मोहल्ले वालों को पता चलता है कुछ ऐसा आपने किया, तो कहने लगता था यार लड़का बड़ा सीधा है, ये तो बड़ा खतरनाक निकला, ये तो नाक के नीचे से काम करके चला गया, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि आप ये कर पाते हो, आपके इंटरेस्ट से वो एबिलिटी निकल के आई और आपने ऐसा काम किया कि अब आपका इमोशन रुक नहीं रहा, तो वो चीज़ें कई बार आपके काम आ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर, तो इसके लिए बहुत सारे रिजल्ट है, वेरियस कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स के, और इन चीज़ों को हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यानी एटीट्यूड ये बताता है कि आपके जो, चाहे वो टास्क के लिए काम हो, चाहे आपका मेंटली हो, फिजिकली हो, दोनों तरीके से एप्टीट्यूड आपका चेंज होता है। फिजिकली आपकी ड्यूटी के लिए काम है, मतलब आपके फिजिकल वर्क के लिए जरूरी है, फिजिकल हेल्थ फिट होना, एप्टीट्यूड होना, और मेंटल हेल्थ जो है आपके सोचने समझने का, डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट है। तो एप्टीट्यूड को हम ऐसे भी चेंज कर सकते, मतलब एक तरीके से
एप्टीट्यूड इंडिकेट्स द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर डूइंग पर्टिकुलर टास्क। आप लिख सकते हैं एप्टीट्यूड इंडिकेट्स द फिटनेस, एप्टीट्यूड्स indicates the fitness of an individual for doing a particular task, work, टास्क या वर्क के लिए वो एक फिटनेस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए दो तरीके की फिटनेस हो सकती है, एक नंबर 1 फिजिकल फिटनेस, दूसरा मेंटल फिटनेस। दोनों फिटनेस होना बहुत जरूरी है अगर आपको टास्क लाना है। और इसके लिए आपको एक, ऐसा नहीं है कि आपको गुड पॉलिटिशियन बनना है या कुछ ऐसी चीजें करनी है, आप उसे कर सकते हैं, आप उसे अच्छे से अचीव करें। एटीट्यूड इज नॉट अ प्रॉपर और कंक्रीट ऑब्जेक्ट और एबिलिटी। प्रॉपर नहीं होता, सीखते सीखते आती, बदलती हैं। जैसे नई नई चीजें सीखेंगे और बढ़ती जाएगी, लर्निंग आती जाएगी, कॉन्सेप्ट बदलते जाएंगे, चीजें बढ़ती जाएंगी। आप सोचो कि पहले आपको इतना नहीं समझ थी कि भाई क्या क्या कैसा देश दुनिया के बारे में, नहीं आपको इतना मालूम था कि खेलना है, एग्जाम देना है, पास होना है, बस हो गया, दैट्स इट। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते तो आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो, धीरे धीरे बड़े होते तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट लेते हो, तो धीरे धीरे बड़े होते तो आप सोसाइटी में इंटरेस्ट लेते हो, हर चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हो। वाई रीजन इज कि आपको अब चीजें एबिलिटी आपको समझ आ रही हैं और आप फिर उसके बाद अपना कैरियर चूज करते हो। बचपन में हमें कैरियर ही नहीं पता होता कि क्या चूज करें, क्योंकि आपको एबिलिटी अपनी पता नहीं है। बाद में लगता है कि मैं आईआईटीएन बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या क्या बनना है मुझे, या आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या बनना है, वो आपको समझ आने लगती है, आपको अपनी एबिलिटी चेक हो जाती है। कई बार होता है ना, फादर कह रहा है कि नहीं यार तुम्हें साइंस ग्रुप लेना है, आप कह रहे हो नहीं पापा ये मुझसे नहीं होगा, मुझे आर्ट ग्रुप लेना है, आई नो वेरी वेल अबाउट मी, आई नो माई एबिलिटी, मैं अपने एबिलिटी को जानता हूँ, आपसे बेहतर जानता हूँ, बिकॉज आई एम हियर, आई एम स्टडिंग। तो इसीलिए फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं कि जो बच्चा करना चाहे मन से वो करो। जैसे आपने 3 इडियट देखी है ना, 3 इडियट, उसकी एबिलिटी पिक्चर में है थी, उसके बाद फोटोग्राफी में थी, वीडियोग्राफी में थी, तो उसको वहां पर जाना जरूरी था। तो उन चीजों को लेकर भी इसमें था, इस चीज को भी। अब टाइप्स ऑफ एटीट्यूड एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ये तो हो गई इस चीजों के बारे में। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एप्टीट्यूड हैं, ध्यान से देखना। मैंने जैसे बताया मेन तो 2 हैं, बाकी फिर आगे के हम देखेंगे। फिजिकल एप्टीट्यूड, नंबर 2 मेंटल एप्टीट्यूड। इट इज फिजिकल फिटनेस, इसका फिजिकल एप्टीट्यूड मीन्स इट इज द फिजिकल फिटनेस required for efficiency परफॉर्मिंग द ड्यूटी। ये इसके लिए है। फिजिकल फिटनेस क्यों जरूरी है, क्योंकि रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंसी परफॉर्मिंग द ड्यूटी। अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगा तो आप खड़े नहीं रह पाओगे, काम नहीं ठीक से कर पाओगे, आप बीमार जैसे नजर आओगे, आप लेजी नजर आओगे। दूसरा, मेंटल इसलिए जरूरी है कि आप उस चीज को समझ पाओ। इट इज साइकोलॉजिकल, it is the psychological and cognitive processes. it is required, क्यों required है ये, important for all service civil servant, यानी all services and especially for civil servant। क्योंकि सिविल सर्वेंट को उस जगह पर उस टाइम पर ये सोचना पड़ेगा। अगर सपोज करो अचानक से कोई चीज आ गई, तो उसे सोचना है कि कैसे इस चीज को हम ठीक कर लें, इस चीज को कैसे डिसीजन लेना पड़ेगा अचानक से। अगर मेंटली ठीक नहीं हो तो आप डिसीजन आपका गड़बड़ हो जाएगा, डिसीजन बना नहीं पाओगे, बनाने के बाद फिर लेना भी है। तो अगर डिसीजन ही गलत हो गया तो आप लेना भी गलत होगा और रिजल्ट भी उसका बहुत आउटकम बड़ा गंदा होगा। मतलब पहले डियोंटोलॉजी कैसी है, फिर टेलियोलॉजी कैसी है, उस चीज को समझना पड़ेगा।
अगर नहीं समझ पाओगे तो ठीक से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आपके उसके बारे में आपको वहाँ पर मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अक्सर मूवी में हो या रियल लाइफ में हो बहुत दिखाता है, आप चाहे तो सिचुएशन में हो लेकिन मेंटली फिट रहेंगे तो आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। रीजन मैं बताता हूँ, एक ऐसा केस एक कानपुर में था, एक ऐसा केस चेन्नई में हुआ, दो केसेस हैं ऐसे। कानपुर में एक आईपीएस ऑफिस है, नवरात्रा वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम एंड ही गॉट मैरिड, वो शादीशुदा था, ही वाज मैरिड, बट उसका क्या था, उसकी वाइफ जो थी वो लव मैरिज थी, नॉट अरेंज मैरिज, शादी नहीं थी वो, लव मैरिज थी। लव मैरिज में आप देखते हो लव मैरिज में होता क्या है, लड़की ने कहा रात में कि नहीं बाबू यार वो चाहिए, है ना, बाबू सोना जो भी कह रही है लड़की, आइसक्रीम खाना है मुझको यार अभी रात में, अब 2 बज रहा है। लेकिन जैसे उसने उसके मुंह से बाबू निकला, उसको लगा आहा, इतना प्यार, वो गया 2 बजे आइसक्रीम लेके दे दिया। इसका उसने कहा मुझे ये खाना है तो चलो मूवी देखनी है, चलो ठीक है, ओके ओके गुड, हर चीज में यस 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 यस। अब उसकी एक आदत बन गई है। अब आपने अरेंज मैरिज कर लिया, अब आप चाहते हो कि लड़की जो थी वो गर्लफ्रेंड से जैसा एक बिहेवियर था गर्लफ्रेंड का, अब वाइफ बन गई है तो उसे वाइफ की तरह अलग तरीके से ट्रीट होता है। नहीं, जो पहले से आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, बहुत रेयर होती है जो चेंज हो जाए फैमिली के अनुसार। अब क्या है, अब वो मांग रही जो चीज वो आप दे नहीं रहे हो, आप अब आपको चिढ़ होती है, अब चीजें ऐसी हैं कि नहीं घर संभालो मेरी ड्यूटी है, ये वो पहले नहीं आपने देखा, पहले तो प्यार में डूबे थे। अब वही लड़की, उसमें हुआ क्या कानपुर में कि ड्यूरिंग नवरात्रा, तो उसने क्या किया, ऑर्डर किया चिकन बर्गर। और लड़का जो था उसने थोड़ा नवरात्र का फास्ट भी था वो, और वो चाह रहा था कि जब तक नवरात्रि है तब तक अवॉइड करो इसको, बाकी खाओ उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन नवरात्र में नहीं खाओ। उसने कहा आईपीएस ने कि देखो ऐसा है डियर माय लवली वाइफ, प्लीज डोंट डू ऑर्डर बिकॉज नवरात्रा इज गोइंग ऑन, आफ्टर नवरात्रा यू विल हैव इट हाउ मच यू वांट, जितना भी आपको चाहिए खाओ, बट प्लीज। अब लड़की जिद्दी, नहीं मैं तो खाऊंगी। उसने कहा नहीं अगर खाओगी तो मैं देखना यहीं गोली मार लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। अब दोनों में बहस चलने लगी। अब उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि इसने, वो लड़के ने भी नहीं सोचा कि चलो ठीक है यार कर दो ऑर्डर, शायद हो सकता है आपको चिढ़ा रही हो या कुछ भी ऐसी है, नहीं मान रही, करो करने दो जो भी है। इसलिए इथिक्स पढ़ाया जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ दोनों को मिक्स मत करो, पर्सनल लाइफ में भी आपको हैंडल करना आना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में हैंडल करना आना चाहिए। आप प्रोफेशनल की जितनी भी चीजें हैं वो अगर पर्सनल में डाल दोगे तो और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड यू कांट हैंडल दिस। तो उस लड़की ने ऑर्डर कर दिया, सी ऑर्डर्ड चिकन बर्गर, एंड जैसे चिकन बर्गर आया ऑर्डर हुआ, तब तक ठीक था। जैसे वो चिकन बर्गर मारे उसमें उसने खा लिया, दिखाने के उसमें जैसे खाया उसने अपने रिवॉल्वर से अपनी ही गोली मार ली। रियल घटना है, आप डालोगे नेट पे आ जाएगा, आईपीएस है। वो हैंडल नहीं कर पाया सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन चेन्नई में देख लें, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डीसी थे, और उस डीसी ने क्या किया, अपनी वाइफ और अपनी माँ के झगड़े को, इश्यू को सॉल्व नहीं कर पाया, एंड वन डे ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज he was not mentally fit। तो इसलिए mental aptitude is very required and it's everybody must be fit। यहाँ फिट होना बहुत जरूरी है, because you have to take action, you have to make decision, you have, so that's why you should know and you should have ability to tackle in every situation, to tackle anything। उस किसी भी सिचुएशन में आप हैंडल करने के लायक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आप ब्लैंक हो जाओ, अब ब्लैंक होने के बाद आप उस चीज को रिग्रेट करोगे, तो ऐसा नहीं चीज है। तो ऐसे सिविल सर्वेंट के लिए तो खास करके, अभी लगता है सिविल सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन जिस दिन आप अच्छी है नो डाउट, लेकिन उसमें प्रेशर भी बहुत है। आपको
लग्जरी लाइफ के साथ साथ प्रेशर मेंटेन, हमें लगता है कि ऑफिस में कुछ काम नहीं, बैठा है, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत प्रेशर में है। कभी ऑफिसर का, अपने सीनियर का सुनना है, कभी नीचे की चीज़ें देखनी है, कभी मेंटेन करनी है चीज़ें, को नहीं हो पाती हैं चीज़ें, कई बार ऐसा। तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। लेकिन एक सिविल सर्वेंट के अंदर अगर ये दोनों चीज़ें हैं, और इस सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या एप्टीट्यूड को संभालने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्वेंट कॉम्पिटेंसी, सॉरी सॉरी, इमोशनल, इमोशनल वो वाला इमोशनल नहीं बेटा, यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, दूसरे की फीलिंग को समझ पाओ। इमोशन नहीं होगा ना तो आप समझ नहीं पाएंगे, इमोशन होगा दूसरे का दर्द समझ नहीं आएगा, सही गलत का फैसला नहीं ले पाएंगे इमोशन के बिना। आपको जो ठीक लग रहा है वही कर लो, क्योंकि इमोशन आपको नहीं मालूम है क्या चीज़ें हैं। अगर सोसाइटी से सच उगलवाना, कई बार इमोशन दिखाना पड़ता है, नहीं आपको लोग उतना वैल्यू नहीं देंगे। इमोशन बहुत ज़रूरी है, इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है ना। वो ऐसा नहीं कि आप बैठ कर रोने लगोगे, नहीं भाई आपने जो किया बहुत, आप अपने सारी चीज़ें भेज दो, अपने जेब से पॉकेट से रुपए निकालो उसको दे दो, नहीं 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 आप ठीक रहो, बेस्ट रहना चाहिए। तो ऐसा भी इमोशनल नहीं होना, इमोशनल होना है बट वो चीज़ों काम के लिए, उसके लिए पॉलिसीज दे दो, उसके लिए चीज़ें और इजी कर दो, बट ऐसा नहीं कि अपनी पॉकेट से देना है, ठीक है। इतने इमोशनल नहीं होना है। सेकंड, इथिकल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल नहीं होगे तो आपके काम में क्वालिटी नहीं आ पाएगी। सोशल, पढ़ाई के ड्यूरिंग स्टडी नहीं, आफ्टर सिलेक्शन आपको सोशल होना है, जब आप ड्यूटी में जाएंगे तब, तभी लोगों से। इमोशन का क्या लेना देना है इसमें, मैं आपको वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इमोशन से, इमोशन का मतलब है कि यहाँ एबिलिटी है टू रेगुलेट, ये एबिलिटी है, एक इमोशनल होना भी एक एबिलिटी है। एबिलिटी किस चीज को, कि अगर एक सिविल सर्वेंट के अंदर है तो अपने इमोशन से, ओन इमोशंस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। दूसरा, एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके अंदर खुद के इमोशंस हैं तो आप क्या करोगे, यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। इमोशन फॉर द सोशल फॉर द सोशल एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगर आपके इमोशन नहीं होंगे तो आप उनके बिहेवियर, आपके ना बिहेवियर को वो समझ पाएंगे, ना वो अडॉप्ट कर पाएंगे, ना आप उनके बिहेवियर को समझ पाएंगे। दोनों चीज़ों की सिचुएशन है यहाँ पर, दोनों चीज़ों के लिए है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें देखनी है। नंबर 2, इथिकल होना क्यों जरूरी है। इथिकल नहीं होगा तो राइट एक्शन नहीं लेंगे आप, रॉन्ग एक्शन ले चले जाएंगे, आप करप्ट में आ जाएंगे। तो ये रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। और कई बार ये समझने में भी आता है कि कैसे एक्शन लेना, कैसे सामने वाले का बिहेवियर है उसके हिसाब से, एंड इंडिकेट एथिक्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड। ये आपका एथिक्स इंडिकेट करता है, एंड एथिकल बिहेवियर आपका है कि नहीं है, उस चीज़ को भी आप अनएथिकल नहीं हो पा रहे हो, उस चीज़ को आपको मेंटेन रखता है। प्रोफेशनलिज्म इसलिए है, इट इज रिलेटेड टू इफिशियंसी। आपका प्रोफेशनलिज्म होगा तो आपको इफिशियंसी आपको मालूम होगी, इफिशियंसी। एंड इसमें आप इफिशियंसी कर सकते हो, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, आपकी एक्सपर्टीज आ जाएंगी। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, इफिशियंसी आपकी एक्सपर्टीज है आपके अंदर। एंड नंबर 3 इज आप रिस्पॉन्सिबल हो,
ये सब रहोगे तो आपकी ड्यूटी अच्छी होगी, ड्यूटीफुल हो जाएंगे आप। रीजन ये है सोशल क्यों जरूरी है। इट इज अंडरस्टैंड द सोशल कल्चर। अगर सोशल नहीं होंगे तो लोगों के कल्चर, कभी कभी होता है कि लोगों के बीच में उस चीज को समझना पड़ता है, उसके कल्चर को जान। कई बार आपकी पोस्टिंग हो गई वहां कहाँ पर, आपकी पोस्टिंग हो गई ट्राइब्स एरिया में, ट्राइबल एरिया में है, या किसी विलेज एरिया, मैक्सिमम ऐसा हो गया कि वहाँ पर रूरल एरिया ज़्यादा है, तो आपने यू आर नॉट अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज यू डिडंट नो अबाउट द सोशल एंड सोशल वर्क्स एंड सोशल things and culture. So you are getting irritated. Why? Reason is because you are not aware of them. So you should know, actually you should aware from the social culture, society and cultures and their cultures and their art and cultures। बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटीज, उससे सबसे अवेयर होना चाहिए। इसलिए कई बार आपको मालूम जब सिलेक्शन होता है ना, तो गांव वाले को भी कई बार वो प्रेफरेंसेस देनी होती हैं कई बार कि इसको क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ को जैसा ही समझ पाता है, उन्हें लगता है कि जब समाज में जाएगा तो ये बदल सकता है चीज़ों को, क्योंकि उस सिचुएशन को देख के आया है। तो ये बेसिकली ये है कि हमारा सोशल का क्या है, सोशल में इट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी अंडरस्टैंड द सोशल एंड कल्चर एंड एग्जिबिट सोसाइटी सोशली डिजायरेबल बिहेवियर। आप पॉइंट इसको लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो आपको सोशल इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे हम। यहां पर देखेंगे चेंजिंग नेचर ऑफ एप्टीट्यूड, कैसे कैसे आपका एप्टीट्यूड चेंज होता है, ये भी चेंजिंग नेचर देख लो। चेंजिंग नेचर ऑफ एप्टीट्यूड, यानी ट्रेडिशनली क्या है कि चीज़ों कैसे कैसे आपकी चीज़ें चेंज होती है। एक सिविल सर्वेंट हो उसके लिए कैसे कैसे चेंज होंगी, कैसे कैसे चीज़ें बदलेंगी, उस चीज़ को थोड़ा सा हम इसमें आते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं किस किस टाइप से चेंज हो सकता है, आपका एप्टीट्यूड कैसे चेंज हो सकता है, कैसे चेंज करेंगे अपने एप्टीट्यूड को, बताइए। है किसी के पास जवाब? जो भी लोग हैं इसमें हु आर वाचिंग, प्लीज रिप्लाई कि आपको क्या लगता है कैसे एप्टीट्यूड चेंज हो सकता है। इट कुड बी चेंजेबल और नॉट। नहीं मालूम, चलो कोई नहीं। होता क्या है, ट्रेडिशनली एप्टीट्यूड जो ट्रेडिशनली है, जो आपके परंपरागत एप्टीट्यूड है, कंसीडर मोर रिलेटेड टू नॉलेज, वो हमेशा कैसे कंसीडर किया जाता है, मोर रिलेटेड टू नॉलेज, नॉलेज से स्किल, इंटेलिजेंस, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, etc. so on. So with the changing society, कई बार ऐसा होता है कि आपका एप्टीट्यूड इथिक्स की वजह से आपका एप्टीट्यूड चेंज होता है। कई बार हम अपने इथिकल होने के लिए अपने एप्टीट्यूड को चेंज करते हैं, इथिकल होने के लिए, अनइथिकल नहीं। अनइथिकल भी आप बनेंगे, अनइथिकल कोई बनना नहीं चाहता। तो एटीट्यूड एप्टीट्यूड आपको, एटीट्यूड नहीं एप्टीट्यूड आपका चेंज, आपके क्या है कि आपको चाहते हैं कि बीच सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही, कई बार होता है ना कि हम ऐसा भी होता है कि नहीं चेंज करने चाहते, लेकिन हमें मालूम है कि सोसाइटी की, हमेशा सोसाइटी की वजह से हमें चेंज करना पड़ रहा है अपना एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सोसाइटी जैसे चाहिए। जैसे सपोज करो कि आप यहाँ से अब्रॉड गए, वहाँ की सोसाइटी अलग है,
बट आपको उस चीज को, उसकी एबिलिटी नहीं है उस सोसाइटी में रहने के लिए आपके, आप अपने एप्टीट्यूड को चेंज करोगे, स्किल हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं जब नए नए रईस बनते हैं ना, तो वो लोग फिर रखते हैं, ट्रेनर रखते हैं, स्टेटस कैसे मेंटेन किया जाता है उस चीज को सेट करने के लिए, हाउ टू मेक अ स्टेटस, कैसे लोगों को दिखाए, मतलब ईएमआई पे जिंदगी कट रही है, बट एक हायर लेवल पे स्टेटस दिखाने के लिए वो हायर करते हैं और फिर उस हिसाब से स्टेटस बनाते हैं कि टाई लगा के घर पे बैठना, चलना, मिलना, बैठना, एक एटीट्यूड आ जाता है, कैसे हमें एक अपना फेस एक्सप्रेशन रखना है, कैसे लोगों के साथ चेंज कर रहे हैं। तो सारी चीजें क्या है ना कि उस चीज को कोचिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो चेंज होना चाहते हैं सोसाइटी, उस सोसाइटी के हिसाब, जैसे एक्टर है, अब एक्टर कैसे रहता है, हर चीज को एकदम फिट, दाढ़ी सेविंग करके एकदम सारा फिट एकदम रहना, वो नहीं भी चाहता तब भी रहना पड़ता है क्योंकि इसी की डिमांड है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, सिक्स पैक एब्स निकालने हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, वो एक उसकी डिमांड है। आपको उसके हिसाब से एबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, एबल नहीं हो पाओगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, आप वहाँ पर नीचे जाना, आपका ग्राफ नीचे हो जाएगा। तो यू शुड नॉलेज भी, सारी चीज़ें हैं, बट ये हमें क्यों करना पड़ता है, विद चेंजिंग सोसाइटी, सोसाइटी के साथ चेंज होने पर विद चेंजिंग सोसाइटी एंड इन्हांस ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को इन्हांस करने के लिए भी हम कई बार नॉलेज लेते हैं और बढ़ाते हैं कि हमें अगर काम करना तो अपना नेचर एप्टीट्यूड अपना चेंज करने, एप्टीट्यूड का नेचर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकता यार, मैं देख नहीं सकता, मैं चीज़ें नहीं कर सकता, आपको नहीं, अपनी वो बढ़ानी है ना, एबिलिटी बढ़ानी है ना, आपको अपनी पावर बढ़ानी है ना, तो यू हैव टू चेंज दिस। तो आपको इस चीज़ को क्या करना है कि आपको वहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ें हैं आपके साथ, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपने उस जो आपको इन्हांस करना है अपने नॉलेज को, अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को बदलना है, तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अपना एप्टीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपको सीखने की लर्निंग पावर लानी पड़ेगी। लर्निंग के साथ साथ दूसरा कोई छोटा भी समझा रहा है तो उसको भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी लॉरेट। अब आप एक वैसे पर्सन बनने की खुद सोच रहे हो कि आप नॉलेजेबल पर्सन हो, तो आपको सबसे सीखने की जरूरत है, आप ये नहीं कह सकते कि बस इनफ है मेरे लिए। तो आपका उस हिसाब का एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत है, लोगों को आप समझने के लिए भी आप अपना एप्टीट्यूड चेंज करना चाहिए, एबिलिटी आपकी बदलनी चाहिए। ये नहीं कि लोगों का इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी एबिलिटी, कई बार बाकी की एबिलिटी, ट्रेनिंग की हुई एबिलिटी खराब है क्योंकि आपकी इमोशनल एबिलिटी नहीं है आपके अंदर, आप उस दूसरे के इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको खराब है ना, आप दो अपना इमोशन दिखा पा रहे हैं तो भी आप बेकार हैं, क्योंकि आप मर जाएंगे लेकिन आपको इमोशन कोई समझ नहीं पाएगा, बिकॉज यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर इमोशन। एंड यू ऑल्सो यू डोंट नो हाउ टू एनालाइज अदर्स इमोशन, कैसे एनालाइज करें, कैसे उसके साथ चीज़ें करें। तो ये भी कई बार आपकी चीज़ें ऐसी आती है, तो एनालाइजिंग पावर, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर आते हैं। अब ये कैसे कैसे चीज़ें आपके अंदर आएंगी, उसके कैसे अपने अंदर ट्रेनिंग लाते हैं इस चीज़ को चेंज करने के लिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे। डीओपीटी, वो डीओपीटी नहीं है जहाँ पर आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सिविल सर्वेंट के लिए जरूरी है, कैसे कैसे होंगे। नंबर वन, इसमें 4E लिख सकते हो इसके अंदर, इसमें क्या जरूरी है, 4E। 4E मीन्स नंबर वन इथोस, नंबर टू इथिक्स, नंबर थ्री इफिशियंसी, नंबर फोर इक्वालिटी या इक्वलिटी, या फिर आप इक्वालिटी कहें या फिर इक्विटी कहें, चीज एक ही है, इक्विटी, ये 4E है। इसको हम इक्वालिटी भी कह सकते हैं। ऐसे सेम है। हम यहाँ से चलेंगे, ये कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसमें,
तो इथोस का काम क्या है, कैसे काम करता है? सिटीजन के जो चीज़ें हैं, यानी प्रमोट करना, उसका गुड है पब्लिक में, कैसे हैं लोगों के साथ, आपका इंटरेस्ट कैसा है, लोगों को समझते कैसे हैं, वो इथोस का मतलब है इट एग्जिबिट्स द सिटीजन सेंट्रिक एंड द इंक्लूसिवनेस टू प्रमोट द पब्लिक गुड। कैसे हम लोगों के लिए अच्छा करें, कैसे आप लोगों की भलाई करते हो, कैसे चीज़ों को समझते हो। तो इट कुड बी, तो आप इसमें लिख सकते हैं इट exhibits the citizen centric and inclusiveness to promote the public good, and and long term interest of the people। ये इसमें आ जाएगा। नंबर 2, इथिक्स। इथिक्स आपको मैंने बताया कि ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप अगर इथिकल पर्सन हो तो आपका कभी ये नहीं आ जाएगा कि मैंने गलत किया यार। आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दोनों चीज़ें बढ़ी रहेंगी, रिस्पेक्ट भी इससे रहेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं गलत नहीं करता यार, मेरा अपना वो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अकाउंटेबिलिटी आएगी। आप देखिए, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप आंसरेबल नहीं हो सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में यू हैव टू बी आंसर। आप आंसरेबल हो गए, आपको आंसर देना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। इसलिए अकाउंटेबिलिटी, अक्सर जॉब में अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, इथिक्स लेके आएगा आपका इंटीग्रिटी। इसका ट्रांसपेरेंसी। नंबर 5, फेयरनेस। एथिक्स होने पर ये सारी चीजें आपके अंदर करेक्टर्स आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी है आपके जॉब के लिए। इसके बाद इफिशियंसी पे आते हैं। इफिशियंसी में मैं जैसे बताया कि ह्यूमन कैपिटल, कैसे कैसे आपको पॉलिसीज को कैसे यूज कराना है, कितना ह्यूमन कैपिटल यूज करना है, मतलब यू नो वेरी वेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, अबाउट योर पॉलिसीज। अब पॉलिसीज कहाँ से आएंगी, सारी चीज़ें का हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द ग्राउंड लेवल, कैसे इम्प्लीमेंट करना है इन सभी चीज़ों के लिए, और कैसे कैसे हमारे गवर्नमेंट का बजट क्या है, उस बजट के अकॉर्डिंग आपको कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें आप जानते होंगे। दैट इज efficiency. It means it the result in the efficiency and the operational excellence, manage human capital and lead to the value for the money. Number last number is कि इसमें अकॉर्डिंग टू दिस हेल्प्स द, कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जब आप चलेंगे तो आप एक ट्रीट करेंगे लोगों के बीच में, जब हेल्प करेंगे या ट्रीट करेंगे तो आप यहाँ पर किसी के लिए ऐसा नहीं होगा कि पार्शियलिटी कर रहे हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट, पार्शियलिटी नहीं करेंगे इस पे हेल्प। यहाँ पर आप क्या करें, इक्वली सभी को ट्रीट करेंगे, इक्वली, पार्शियलिटी नहीं, चाहे आपका ब्रदर हो और चाहे दूसरा हो, आप उसके लिए जब काम करेंगे तो इक्वल आपके लिए चीजें हैं, चाहे वो गरीब से आया हो, चाहे एक एमएलए हो, चाहे एमपी हो, लेकिन सभी के लिए सेम प्रोसेस है। कई बार होता है कि सर आप बैठिए, वो बंदा काफी देर से वेट कर रहा है, हम पहले उसको सुनेंगे फिर आपकी सुनेंगे। आप अभी आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप प्लीज वेट एंड हैव some water and then after this I will handle you. Why? Because of, in my eyes, according to me, everyone is equal for the justice, so you should wait। तो आपको इस चीज को यहाँ पर सभी के लिए सेम है। अब यहाँ पर आता है, ये चीजें तो हो गई इसकी बात। अब जो एप्टीट्यूड है, इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विस। इंपॉर्टेंस ऑफ aptitude in civil services।
नंबर 1, इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ये क्या है, इसलिए जरूरी है क्योंकि एक रिक्वायर्ड है, जरूरी है एक सिविल सर्वेंट की, उसको सिविल सर्विस की उसको मेंटेन करती है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ सिविल सर्विसेज को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो आपका स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? आप देख लो, आप एज ए स्टूडेंट जब होते हो आपका स्टैंडर्ड कुछ और होता है, जब आप आईएएस की ट्रेनिंग करके आते हो ना, आईएएस आईआरएस आईपीएस की, आपका स्टैंडर्ड अलग ही हो जाता है। आपका बात करने का एक्सप्रेशन, बात करने का जो वे है, वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ डीलिंग, सब कुछ आपका चेंज हो चुका होगा। मालूम है आपको, वहाँ पर जब आप जाते हो ट्रेनिंग में कभी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कैसे हाउ टू ईट, हाउ टू वॉक, हाउ टू ड्रेस अप, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे चीज़ें सीखनी है, वो सब चीज़ें सिखाते हैं आपको। स्पून कैसे रखना है। इसीलिए आप देखिए कभी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साथ कहीं बैठना, आप उसको कप में कप, ग्लास और वो प्लेट, सारा एक मैचिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉपर होना चाहिए, चीज़ें सब रखी होनी चाहिए। रीज़न ये है कि उस लाइफ में उसने जिया है। जब ट्रेनिंग करता है, 1 साल अपना रहता है, फाउंडेशन कोर्स करता है, उसके बीच में ट्रेनिंग करता है, वो सारी चीज़ें उसको क्या बताती हैं, उसको एक स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाती हैं। फिर वो स्टैंडर्ड को पूरे लाइफ जब तक जीता है उसको लेके चलता है, बिकॉज वो फिर छूटता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर, तो इट इज रिक्वायर्ड टू एज अ सिविल सर्विसेज फ्रॉम, कह सकते हैं फ्रॉम द परमानेंट स्ट्रक्चर एंड बैकबोन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये हमारे एक क्वालिटेटिव प्रोफेशनल स्किल्ड वर्क फोर्सेस, ये बहुत नेसेसरी है कि आपका क्वालिटेटिव कैसा होना चाहिए, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स जो है इसके लिए, आपके इसके लिए प्रोफेशनलिज्म है, कैसे काम करना है, ये आपके काम आता है, बैकबोन का काम करती है ट्रेनिंग। इंडिया में सिविल सर्वेंट का क्या है, एक डाइवर्स है सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसके लिए हमारे यहाँ इसके लिए कुछ डाइवर्स स्किल्स सिखाए जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो डाइवर्स स्किल्स आपको सीखने पड़ते हैं कि आप फील्ड में जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, आप अगर ऑफिस से करेंगे तो कैसे काम, उससे कई सारे कामों पे हम उलझाते रखते हैं, तो उससे हर तरीके का स्किल भी दिया जाता है जिससे वो सही से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उसके पास डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस जो है उसे फेस करने के उसके पास पावर हो। ही हैज एबिलिटी टू हैंडल इन एवरी सिचुएशन एनी काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए, डे टू डे लाइफ को चैलेंजेस को फेस कर पाए। तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। एक जो एप्टीट्यूड सिविल सर्वेंट का रियल में एप्टीट्यूड में मतलब एप्टीट्यूड वो कैसे डेवलप करे, एक जब एक सिविल सर्वेंट आता है उसके लिए कैसे ही, हाउ ही कैन डेवलप हिज आर हर एटीट्यूड, कैसे डेवलप करता है सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नंबर 1, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, पंक्चुअल विद टाइम, ये बहुत जरूरी है। अगर टाइम के साथ पंक्चुअल नहीं हो, इसीलिए वहां पर 5 AM आपको जगाया जाता है, टाइम से सुलाया जाता है, आपको पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल, आप देखिए कभी कभार कम्युनिकेशन स्किल हुआ है बिकॉज आप ब्यूरोक्रेट हो यार, आप कोई ऐसा नहीं 12th पास करके या 11th 10th पास करके सीधा पुलिस में भर्ती हो गए हो, आप कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, पैसा दिया हो गया, कुछ ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेंटेन एंड यू हैव टू नो हाउ टू डील विद समवन, हाउ टू कम्युनिकेट, तो वो यू शुड नो वेरी वेल। so that's why communication skills is very important for everyone but especially to civil servant। why reason is communication skill, तभी आप देखो
कोई कैसा व्यक्ति जाए, सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं वो बड़े प्यार से बात करते हैं लोगों से, काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन उसे डील करना बहुत अच्छे से आता है। उनको सिखाया जाता है कि आप ऐसे नहीं करना है आपको। नंबर 3, लीडरशिप क्वालिटीज। क्योंकि आपके अंदर बहुत लोग काम कर रहे होंगे तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आनी चाहिए, चुनाव लड़ने की नहीं लेकिन यहाँ पर काम को करवाने की। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 इज इनोवेटिव सॉल्यूशंस। सपोज करो कि आपके thousands of scheme government launched every year for the agriculture, but it is not implemented proper. Why? क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता प्रॉपर? बिकॉज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज नहीं। आपके पास इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं, आपको कल के दिन पॉलिसीज भी बनानी है, उसमें भी इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए। क्यों नहीं पहले हुई, अब आजकल क्यों हो रहे हैं? तो इनोवेशन आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा, आपके एक कोलैबोरेशन सिस्टम, कोलैबोरेशन नेटवर्क बनाने की आपके अंदर क्वालिटी हो। अगर किसी कंपनी से कुछ भी डील करनी है तो आपको इस्टैब्लिश कोलैबोरेटिव रिलेशन, कोलैबोरेटिव रिलेशंस। नेक्स्ट इज मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेस। ये नहीं कि आप आईएएस हो तो कुछ भी यूज करोगे, लिमिटेड रिसोर्सेस पे काम करना है। वो बात अलग है कि नेता लोग खा जाएं उसकी जगह पर, रिसोर्सेस की जगह। इसके बाद है आपका क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन में आप सोच सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग, critical thinking is very important. Next number is hard working. हार्ड वर्किंग, ये सारे के सारे एक सिविल सर्वेंट के अंदर ये क्वालिटीज आनी बहुत जरूरी है, इतने गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं क्रिटिसाइज भी होता है, क्रिटिसाइज बहुत होता है एप्टीट्यूड, ऐसा नहीं कि क्रिटिसाइज नहीं होता, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के अंदर क्या, सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या होनी चाहिए वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है, इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद हमें और भी आगे चीज़ें चलेंगे तो उस चीज़ को भी देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्रिटिसिज्म और फिर हमारा एप्टीट्यूड कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज की क्या क्या फाउंडेशन वैल्यू होते हैं, वो थोड़ा लंबा चैप्टर है। एंड इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये है क्रिटिसिज्म। इसके बाद यहाँ तक हो गया, तो क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं। अगेंस्ट एप्टीट्यूड, इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है, आर्ग्यू हुई, उसमें बहस हुई, आर्ग्यू होने के बाद इसमें कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे है, कैसा क्या प्रॉब्लम, क्रिटिसाइज कैसे हुआ कि एक आपके एक यानी बहुत ही जो टास्क और वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द करेक्ट पोटेंशियल। आपका करेक्ट पोटेंशियल कैसे होगा, क्योंकि आपके अंदर एप्टीट्यूड है, लेकिन करेक्ट पोटेंशियल है कि नहीं, वो सही जगह काम करेगा कि नहीं करेगा, उस चीज़ को कैसे हम ध्यान देंगे, वो कहने का मतलब। यानी आर्ग्यू इस बीच पे चली कि चलो टास्क तो वो पूरा कर ले रहा है, लेकिन वो स्किल ऐसी ना हो कहीं और दूसरी जगह यूज करेगा, या उस करेक्ट पोटेंशियल जो है करेक्ट जगह पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, वो कहीं गलत जगह तो नहीं लगा देगा अपनी इस पोटेंशियल को, अपनी इस ट्रेनिंग को गलत जगह तो नहीं यूज करना शुरू कर देगा, कुछ और तो नहीं कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार इसकी बनती है, कई बार इसकी चीज़ें आती हैं, तो हमें इस चीज़ को भी देखना पड़ता है, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, सो बेसिकली तो इस चीज को डिफरेंट यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्रिटिसिज्म क्या है नंबर यहाँ पर, कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क और डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है चीजें हैं,
उन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट में किस में जाएं, या बहुत जो टफ है उसको करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, या इजी वाला करेंगे तो करेक्ट रहेगा। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि भाई हित में कौन है, कौन सा नेशन के लिए गुड है या लोगों के लिए गुड है, उस पे जाएंगे हम। तो ये कई बार ऐसा क्रिटिसिज्म कि हमारा ये एप्टीट्यूड कई बार ये गलत फ़ायदा भी गलत नुकसान भी करा सकता है, ज़्यादा नॉलेज होना, या कई बार इसमें चीज़ें दिख सकती हैं। कई बार होता है हम प्रेडिक्ट करके आगे की चीज़ें देख लेते हैं, जब एबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है चीज़ें होती है, परफॉर्मेंस आज सक्सेस हमारी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं पहले, फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। जब हमारी स्किल ज़्यादा होती है, हम नॉलेज होने लगती है ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मेरा यार ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पहले सोच लेते हैं। आप फिर आगे काम उसका करने लायक हो, आप आपके पोटेंशियल है, बट आपने पहले ही उसे छोड़ दिया कि नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर आप कई बार होता है कि उसकी वजह से जॉब चेंज करने की भी सोचते हो, कई सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं, तो वो भी चीज़ें इसमें आती हैं। कई बार आपका जो एबिलिटी है, आपको मालूम है सारी चीज़ें, लेकिन आपको गलत टास्क दिया गया, या आपको लालच दी गई, किसी तरीके से आपको ब्राइब दिया गया, ये गवर्नमेंट ने ऊपर से प्रेशर बनाया, और आपने उस चीज़ को डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपने ये नहीं सोचा कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना है, अब उस चीज़ को आपने करना स्टार्ट कर दिया, एंड यू आर थिंकिंग कि दैट इज राइट, यू आर नॉट थिंकिंग विच इज राइट। करेक्ट क्या है, मैं जो अपनी पावर लगा रहा हूँ कहीं सही जगह लग रही है या सिर्फ वेस्ट हो जाएगी, या फिर ये बाद में बदनाम कर देगी मुझे। तो ऐसी पावर को अपने अपनी एबिलिटी को सही जगह यूज करना है। तो दैट इज, ये हमारा एक इसका पार्ट है। अब हम इसमें एप्टीट्यूड हमारा हो गया है, एप्टीट्यूड के बाद जो हम इसमें चलेंगे, हमें थोड़ा सा इसके एप्टीट्यूड के साथ साथ हमें थोड़ा सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एप्टीट्यूड में हमें एक पढ़ना है जैसे एप्टीट्यूड एंड इमोशनल वैल्यूज़, नेक्स्ट है कल का, सॉरी इमोशनल कह रहा हूँ, फाउंडेशनल वैल्यूज़, इमोशनल इंटेलिजेंस बाद में पढ़ेंगे। फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, ये हम इसमें कल पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इंटीग्रिटी, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके इसी के अंदर सारी चीज़ें लेकर आएंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहेगा, हो सकता है 2 दिन चलेंगे। फिर इसके बाद हम इमोशनल इंटेलिजेंस पर चलेंगे, ऐसे करके हम एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर देंगे, क्योंकि नया टॉपिक शुरू होगा तो काफ़ी टाइम ले लेगा, तो वो फिर आपका छूट जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे।